नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं सुमित जैन जी, कॉफी विद सुमित जैन। जी हाँ, एक ऐसा राष्ट्रवादी प्लेटफॉर्म जहां आपको जियोपॉलिटिक्स से लेके और लोक कलाओं तक पर भी बात होती है और गहन सुदृढ़ बात होती है, शानदार बात होती है। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। पीएम का साथ बज गया है रात का 8। ऐसी तमाम तुकबंदियां। और कल जैसे कहते हैं ना कि तमाम बादल घुमड़ रहे हों, तमाम सवाल खड़े हों, सीरियस नॉन सीरियस मजाक भी चल रहा हो, कुछ नेगेटिविटी भी चल रही हो। खैर, इस देश के विपक्ष का क्या कहें, विपक्षी इकोसिस्टम का क्या कहें, सड़े नाले की तरह बदबू। और अचानक रात के 8 बजे प्रधानमंत्री आते हैं, भाइयों बहनों, और उसके बाद फिर सब कुछ एक दूसरी दिशा की तरफ चल पड़ता है। लेकिन ऐसे में आप चीन में बैठे हैं और मुझे चीन की बड़ी याद आ रही है। जब मैं 7 तारीख से, जब से पाकिस्तान का इलाज शुरू हुआ पहलगाम में इस्लामिक टेरर अटैक के बाद, जहां पर नाम पूछ पूछ के हिंदुओं को मारा गया, उसके बाद से जब इलाज शुरू हुआ तो चीन के बारे में अगर मैं शुरुआत करूं सुमित जी, तो जैसे वो नहीं होता है, बार डांसर्स होती थी, कभी डांस बार होते थे, तो वहां पर क्या है कि एक डांस कर रही है और उसका सेट ग्राहक आ गया, उसने कुछ पैसे उड़ाए, तब तक एक और सेट ग्राहक आ गया, तो एक लचक इसके लिए, दूसरी लचक इसके लिए, यानी पल में तोला पल में माशा। जब पाकिस्तान का इलाज शुरू हुआ तो चीन शुरुआत में ऐसा लगा कि नहीं साहब, हम तो तटस्थ हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब उनके असलहे बारूद और खिलौने तोड़ने और दागने शुरू किए भारत ने, तो फिर कूद पड़े चौमिन साहब। और उसके बाद जब न्यूक्लियर मामला आया और जहाज भर भर के वो कौन सा रेत नील नदी के किनारे से और कहीं से कुछ कहीं से कुछ, ट्रम्प चचा भी बिल्कुल पाजामा फाड़ के बाहर आ गए, है ना। वो टेक्निकल नाम होगा, हम तो उसको बालू कहेंगे। बालू, आग लग जाती है तो बालू नहीं मारते, तो नील नदी का बालू है साहब। चलिए ठीक है, मैं तो इतना ही जानूंगा। कुल मिला के चीन की कमर एक बार इधर एक बार उधर, कभी मतलब है कभी मतलब नहीं है। कुल मिला के चीन एक बेहद भ्रम की स्थिति में है। और क्या वाकई चाइना को अब भारत की सामरिक ताकत का पता चल गया है? और एक ये एक्सपेरिमेंट जो पिछली बार हम लोगों ने बात किया था कि चीन ने पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के आज के भारत की सामरिक ताकत परखने की कोशिश की थी, और चीन तो चीन, अमेरिका भी हिल गया। तुर्की का वो बड़बोला जो पतंग है, जिसको पता नहीं कौन सा वो ड्रोन करते हैं, वो भी पिट गया। क्या भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के साथ साथ बहुत सारे और लोगों को सबक सिखा दिया है? और शुरुआत करूंगा चीन से और फिर आऊंगा ताइवान कितना खुश होगा। अवनीश जी, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को, जो हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर था, इसकी कामयाबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये हमारी लाइफ टाइम में, क्योंकि 71 का वॉर तो मैंने देखा नहीं, हो सकता आपने देखा हो, लेकिन हमारी लाइफ टाइम में हमने कुछ अजीब होता हुआ देखा। हमने धज्जियां उड़ाते देखा भारत को, दुनिया की बोल रहा हूं। और मैं अब आप दूंगा आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आपने बोला चीन कभी इधर और कभी इधर। सब ऐसा कभी था ही नहीं। मैं चीन में बैठा हूं। आई वॉज द फर्स्ट वन, ओनली वन इन द इंडियन मीडिया हु वाज सेइंग अगेन एंड अगेन कि इस युद्ध में आप देखेंगे चीन पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करेगा। और जो हमारा ये मेन स्ट्रीम मीडिया सो कॉल्ड है, इन्होंने मुझे सीसीपी का एजेंट बोलना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त चाइना का एक स्टेटमेंट आया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भाई, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करेंगे, दोनों में फर्क होता है। हमारे भारत में प्रॉब्लम क्या है कि सीसीपी को, जिनकी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, इसकी समझ नहीं है। चाइना में जो एक स्टेटमेंट निकलती है बाहर, उसकी एक एक वर्ड, वो 10 बार उसकी वेटिंग होती है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होती है, तो वो स्टेटमेंट बाहर निकलती है। इनके हर वर्ड का एक मीनिंग होता है। जब इन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मतलब कि बेटा तू जा, तू लड़ाई कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। और जब युद्ध शुरू हुआ, पाकिस्तान ने पीछे मुड़कर देखा, कोई था ही नहीं, और वो था भी नहीं, इसलिए वो हो भी नहीं सकता था। अब दूसरा बात आते हैं कि इस युद्ध में अब हुआ क्या है। साहब, आपने युद्ध किया, राहुल गांधी की भी हवा निकल गई। जब राहुल गांधी ने देखा कि वहां पर
चाइनीज के जो जितना सपोर्ट सिस्टम था आपने धाराशाही कर दिया। उसके क्या JF-17, क्या उसका एयर डिफेंस सिस्टम, क्या उसके ड्रोन, कुछ नहीं छोड़ा आपने। और ये वही राहुल गांधी है जो बोलता था कि हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ी एक शक्ति है, हमारा बेक इन इंडिया खराब हो गया। वो ड्रोन भी दिखा रहे थे एक बार कि भैया देखिए चाइना के पास इतने इतने ड्रोन हैं, हमारे पास तो ड्रोन भी नहीं है। सबकी धज्जियाँ उड़ा दी आपने। अब आपने जो धज्जियाँ उड़ाई हैं उनकी, पहली बात ये कि चाइना ने सपोर्ट नहीं करना था, मैंने आपको समझा दिया। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा था। उसका रीज़न बताऊंगा आपको बाद में कि क्यों था कि चाइना सपोर्ट पाकिस्तान की क्यों नहीं किया उसने। अब आते हैं कि इस युद्ध में जब आपने उनको बिल्कुल धराशायी कर दिया है, पाकिस्तान को नहीं, आपने चाइना की जितनी धाक थी कि इंडो पैसिफिक में जो ये चाइना सी बोलते हैं उसमें जी मेरा कोई मुकाबला कर नहीं सकता। अमेरिका भी डर रहा था, ताइवान डर रहा था और सभी लगे हुए थे कि अब चाइना आगे करेगा क्या। आपने एक चीज़ तो प्रूव कर दी, इनकी कोई चीज़ चलती नहीं है। जैसे इनका दिवाली का पटाखा कोई चलता नहीं है, वैसे ही इनके हथियार भी चलते नहीं हैं। आपने प्रूव कर दिया साहब। हुआ क्या है, कल ताइवान ने कल पहली बार मिसाइल्स लॉन्च करी हैं। साउथ चाइना सी में ताइवान ने मिसाइल लॉन्च कर दी। और मजे की बात सुनिए, गर्व से बोल रहा हूं, चाइना की शिप्स भाग गई। दे हैव गॉन बैक टू देयर बेसिस। जो उन्होंने पूरा घेराबंदी किया हुआ था ताइवान को कि अब ये युद्ध शुरू होगा पाकिस्तान का भारत के साथ, अमेरिका की अटेंशन इधर हो जाएगी। वो ऑलरेडी डिवाइडेड है, कभी इजराइल में कभी यूक्रेन में। मैं यहां से चुपके से ताइवान को ले जाऊंगा। दे हैव गॉन बैक। वहां पे अगर उनकी 100 शिप्स थी उसमें से 10-20 वापस चली गई हैं, बिकॉज नाउ दे नो कि दे आर एक्सपोज्ड। पहली बात ये हो गया। साथ में ताइवान के साथ साथ एक चीज और करी चाइना ने। चाइना को समझ आ गया कि अब मेरी दादागिरी अब नहीं चलेगी क्योंकि मैं एक्सपोज्ड हूं। तो चुपके से यूएसए के साथ एक ट्रेड डील साइन कर लिया कि यार मैं थोड़ा पीछे हटने को तैयार हूं, मैं आपके टैरिफ्स को खत्म कर दूंगा। एंड चाइना ने पहली बार 100 साल में उन्होंने अपनी कंट्री को कंप्लीटली खोल दिया है ट्रेड के लिए, क्योंकि चाइना में जो मार्केट है बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। ये किसी भी कंट्री के माल को यहाँ पर इंपोर्ट नहीं होने देते। कल इन्होंने अमेरिका को बोल दिया सारी कंट्री तुम्हारे लिए खुली है, जो बेच रहा है बेच ले बेटा। तब इन्होंने ट्रंप को बोल दिया, यानी कि यहां पर मात खाई है, एक्सपोज हो गए हैं। ताइवान ने आंखें दिखानी शुरू कर दी। राहुल गांधी जो उनका पालतू आदमी भारत में बैठा है उसकी हवा निकाल दी। अब ये ट्रेड डील्स करने पे उतारू हो गया है। अब आते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान की सपोर्ट करी नहीं तो क्यों नहीं करी। सब चाइनीज एक ही भाषा जानते हैं, वो है स्ट्रेंथ की। जब आप उसके सामने स्ट्रेंथ से खड़े होते हैं कोई भी, तो ये पीछे हट जाते हैं। ये पोमेरियन डॉग्स की तरह है। आपने देखा होगा कि पोमेरियन डॉग जो होता है देखने में बड़ा क्यूट सा लगता है, बड़ा भौंकता है, लेकिन जैसे ही आप उसकी तरफ भागते हैं वो पीछे हट जाता है। चाइनीज भी ऐसे ही हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आज तू मेरी तरफ आया, किसी और दिन मैं आ जाऊंगा जब तू वीक होगा। तो चाइनीज क्या करते हैं, आपने स्ट्रेंथ दिखाया गलवान में, डोकलाम में, आपने सब जगह दिखाया। चाइनीज 4 साल वेट करते रहे बॉर्डर के ऊपर कि 2024 में इनका पपेट राहुल गांधी बनेगा प्रधानमंत्री। उसके बाद तो एग्रीमेंट साइन है कि अरुणाचल थाली में रखकर राहुल गांधी दे देगा उनको, लेकिन नहीं हुआ। इतना सा चूक गए। अगर राहुल गांधी जैसे देखा उन्होंने कि प्रधानमंत्री नहीं बना है, जैसे ही आपके इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद इमीडिएटली बॉर्डर से पीछे हट गए। तो अब चाइना करेगा क्या? चाइना ने एक चीज तो मान ली है कि 2029 तक कुछ नहीं होने वाला। हमें भारत की जरूरत है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एक इस तरह के आदमी है जो चाइना की सपोर्ट नहीं करेंगे। आज उन्होंने ट्रेड डील साइन कर लिया, वो दोबारा से हिट बैक करेगा 90 दिन के बाद। चाइना को समझ आ गई है कि उसे अगर सर्वाइव करना है, हमेशा चाइना ने ग्रोथ की बात करी है कि हम ग्रो करेंगे, हम नंबर 1 इकॉनमी बनेंगे। आज चाइना बोलता है हमें सर्वाइव करना है, और सर्वाइव करने के लिए आपको मार्केट कैसे चाहिए भाई? आपको माल बनाना है, आपको माल बेचना है, तो आपको भारत की जरूरत है। इसलिए जो चाइना है उसकी भाषा एक ही होती है। पहली बात, कौन सी कंट्री मुझे स्ट्रेंथ दिखाती है उसकी स्ट्रेंथ को खत्म करो। भारत की स्ट्रेंथ को ये खत्म नहीं कर सकते। इन्होंने पहले भी देख लिया था 2024 के इलेक्शन में, अब इन्होंने पाकिस्तान के मामले में देख लिया। दे डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट अस। इन्होंने जितनी स्ट्रेटेजीज बनाई थी साहब,
आप हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने जो ड्रोन्स 500 ड्रोन्स का पूरा एक जाल बिछाकर इन्होंने हमारी तरफ अटैक करने की कोशिश करी। और आपको और आपके दर्शकों को मैं एक चीज़ बता दूं, हमने इनके ड्रोन्स को ऐसे उड़ाया है किससे? 1940 में जो गन्स चलती थी उसको हमने इनोवेट कर उसमें से 200 रुपए की गोली निकलती है और हमने ड्रोन्स को अटैक कर दिया। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, कंप्लीटली धराशायी किया है। इसलिए चाइना को दो भाषा समझ आती है, एक स्ट्रेंथ की और दूसरी पैसे की। अब चाइना को पैसा दिखता है भारत में कि भारत में बनाएंगे, भारत की मार्केट को टेक ओवर करेंगे और भारत से जब एक्सपोर्ट करेंगे, मेक इन इंडिया का स्टैंप लगा होगा तो पूरे दुनिया में चाइना के जो माल है उसके ऊपर एक एंटी चाइना सेंटिमेंट्स है, उसको वो बाईपास कर लेंगे। इसलिए अब वो आपके साथ हाथ जोड़ेंगे। दे न्यू कि इस युद्ध में अगर तो पाकिस्तान जीता तो बोलेंगे देखो मैंने कहा था ना मैं तेरे साथ खड़ा हूं, इसलिए लचक उधर थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान हारा तो उन्होंने बोल दिया देखिए मैंने बोला था, किया तो कुछ नहीं, अब मैं आपके साथ हाथ जोड़ने को तैयार हूं। इसलिए मैंने आपका लचक का जो आंसर है कि कभी वो बांट आंसर इधर लचक मारती है तो कभी इधर, इन्होंने दोनों तरफ कार्ड खेले थे, जो जीता उसके साथ ही चले जाएंगे। दिस इज द मेन क्रक्स। बिल्कुल सुमित जी, और जिस तरीके से आपने खाका खींचा है तो सारी लचक खत्म हो गई और एक सीधी समझ की लाइन जो है वो ड्रा हो गई। तो चीन ने ताकत समझ ली भारत की। तो राहुल गांधी, जिस तरीके से आपने बड़ा स्पष्ट रूप से बता दिया कि देश में चीन के एजेंट हैं, साफ तौर पर यह दिखाई देता है। तो चीन को हमारी इस नई सामरिक कैपेसिटी के बारे में नहीं पता था। मजे की बात यह है, भारत में आधे मोर्चे को रिप्रेजेंट करते चाइना के एजेंट, मैं तो चाइना की एम्बेसी का हाई कमीशन कहता हूं राहुल गांधी को, 10 जनपद को, तो उन्हें भी ये नहीं पता था कि 10 साल में हम कहां से कहां पहुंच गए। और इसका उदाहरण देने के लिए मेरे पास एक नाम है, अखिलेश यादव, कांग्रेसी इकोसिस्टम का हिस्सा, सो कॉल्ड इंडिया अलायंस का पार्टनर, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, गलती से उत्तर प्रदेश का रहा है, 25 करोड़ आबादी वाले। आपको पता है उसने ब्रह्मोस की यूनिट का भूमि पूजन हुआ लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में तो सुतली बम भी नहीं बनता। तो बाहर से लेके, चीन से लेके अमेरिका, टर्की, पाकिस्तान तो खैर लिस्ट में है ही नहीं है, किसी को भारत की 10 सालों की तैयारियों का सामरिक पता ही नहीं था। और कल प्रधानमंत्री ने तो सीधे सीधे भारत का रक्षा बाजार वो विश्व को ऑफर कर दिया। तो ये पैराडाइम शिफ्ट इतनी खामोशी से कैसे हासिल हो गया? और चीन तो चीन, अंदर वाला आधा मोर्चा भी कंफ्यूज, इनकी भी चीनी कम। सर पहली बात ये टोंटी चोर, ये जो 10 जनपद के ऊपर बात कर रहे हैं, आप नोट कीजिए ये भगवान की लीला क्या है। घर का नंबर भी 10 नंबर, और खुद जो बेटा है वो रहता है मोहम्मद तुगलक रोड के ऊपर। बस इसी में आपको समझ आ जाएगा कि भगवान की लीला है ये, कंप्लीटली एक्सपोज्ड। इनकी क्या बात करनी है। एज फार एज ये जो हमने अचीव किया है, भाई भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि 10 साल में क्या मोदी जी की प्लानिंग थी। हम चाय वाला बोलते थे उनको, आपने नोट किया होगा, युद्ध का माहौल, युद्ध में हम हैं और हमारी स्टॉक मार्केट राइज कर रही है। सर ये कमाल कैसे हो गया? कमाल कैसे हुआ? क्योंकि भारत को, भारत की कंपनियों को, हमें विश्वास था ये युद्ध हम ही जीतेंगे। ये क्यों विश्वास था? क्योंकि हमें मालूम है 10 साल की प्लानिंग क्या है। अब 10 साल की प्लानिंग क्या थी? आपने सुना होगा यहां पर, ओ हमारे पास S-400 है। हमें फॉरेन की चीज़ों के ऊपर गर्व करने की, उनका गुणगान करने की बड़ी गंदी आदत है। आपको हैरानी होगी, इस युद्ध में S-400 यूज ही नहीं हुआ। हमने यूज ही नहीं किया साहब, हमने यूज किया इंडिजिनस जो हमारी गन सिस्टम्स थे, हमारा आकाशा सिस्टम था, हमारा डिफेंस सिस्टम था। हमने अपनी चीज़ों को यूज किया है। यस, हमने राफेल को यूज किया, लेकिन हमने अपने जो मॉडिफाइड हमारे मिक्स थे, हमारे जो बाकी प्लेन्स थे, वो भी हमने यूज किए हैं। लेकिन आपने सुना होगा सिर्फ 2 चीजों की गुणगान होते हैं हमारी मीडिया में, राफेल और दूसरा S-400। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट वॉज ऑल इंडिजिनस। बट ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। साथ में आपने देखा होगा कि हमने प्रिसीशन के साथ जो हमने हिट किया है, यानी कि 10 साल की जो इंटेलिजेंस गैदरिंग थी, कहां पर ये उग्रवादी बैठे हैं, कहां पे बनते हैं, कहां पे पलते हैं, कौन से गटर में ये कॉकरोच रहते हैं, एक एक चीज की हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। इनके न्यूक्लियर एसेट्स कहां पड़े हैं ये भी हमें पता था। और हमने किया क्या है, सब
जो हमने पिछली बार गलती करी थी कारगिल के टाइम पर, हमें कोऑर्डिनेट्स देना बंद कर दिया था अमेरिका ने। जब हमने बोला कि जीपीएस के कोऑर्डिनेट चाहिए, उन्होंने नहीं दिया। 10 साल में हमने अपना नाविक सिस्टम बनाया है जिसके ऊपर हमारा पूरा सैटेलाइट्स का एक जाल था। हमें किसी और कंट्री से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अपना नाविक सिस्टम से गाइडेड मिसाइल्स हमने भेजी हैं। और जो हमारा नाविक सिस्टम है उसमें और जीपीएस में फर्क क्या है? जीपीएस आपको 3 से लेकर 10 मीटर के दायरे के बीच में बताता है कि यहां पर इट प्लस माइनस। नाविक 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब है 3 फीट तक वो एक्यूरेसी है उसकी। और हमने जब न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर जो पाकिस्तान में थे उसके ऊपर प्रिसीशन में अटैक कैसे किया है, जो उसकी एंट्रेंस है जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब रखे थे, हमने एंट्रेंस पे वार किया है, एंट्रेंस को ध्वस्त किया है। ये जो हर रोज आप अर्थक्वेक सुन रहे हैं ना वहां पर, ये हर रोज अर्थक्वेक आ गया, ये उसकी निशानी है। हमने एक मैसेज दिया, आज दरवाजा तोड़ा है अब तुम्हारा, कल घर तोड़ेंगे, अब तमीज से रहना। इसलिए मोदी जी ने कल बोल दिया तुम्हारी ये जो न्यूक्लियर की धमकी है ना, गई भाड़ में, इट इज गॉन। तुम्हें एक्सपोज कर दिया है कि अमेरिका के बनाए हुए ये सारा सिस्टम तो तुम्हारा था। वहां पर सर सिक्योरिटी सिस्टम भी अमेरिका था, अमेरिका का, उसको भी ध्वस्त कर दिया है। मुझे तो लगता है कि जो अमेरिका में प्रेसिडेंट ने बोला था उनके डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो एक कवच बनाएंगे जिसको डोम बोलते हैं अपने कंट्री को बचाने के लिए, जैसे हमारा आकाश सिस्टम है, वो बना नहीं पाएंगे। उन्होंने, उनकी आर्मी ने बोल दिया हम ये सिस्टम नहीं बना सकते जैसे इजराइल के पास है। और मुझे लगता है भारत में मोदी जी ने कल अनाउंस कर दिया तुमसे ना हो पाएगा डोनाल्ड ट्रंप, मैं तुम्हें देता हूं। हम बना चुके हैं, उसको टेस्ट कर चुके हैं और उसकी एक्यूरेसी 100% है। इजराइल वाले क्लेम करते हैं कि 80% सक्सेस रेट है उनका आकाश सिस्टम का, हमारा 100% है। तो ये जो सारा कुछ हमने दुनिया भर में ध्वस्त किया है राहुल गांधी की इज्जत को। और इज्जत को क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब ये युद्ध चल रहा था, मोदी जी के साथ मीटिंग हुई थी, आपने बॉडी लैंग्वेज देखा था उनका। राहुल गांधी और खड़गे जी जब बाहर निकले थे, ऐसे लग रहा था अभी अभी मां की अर्थी उठाकर आए हैं। और जब उनसे पूछा गया कि राहुल जी कुछ बोलिए, कहते ना मैं कुछ बोल नहीं सकता, अभी थोड़ा इमरजेंसी का टाइम है। क्यों? क्योंकि उनके आपा चीन, उनकी वाट लग गई थी। और जिनके साथ प्यार है, ये हरे झंडे उठाने वाले जो लोग हैं हमारे देश के अंदर, जो इनकी रैलीज में दिखते हैं, उनकी हवा भी निकल गई थी कि अगर मेरे पापा का पाकिस्तान का यह हाल हुआ है, उसके सर पापा का चाइना का यह हाल हुआ है, हमारा हाल क्या होगा। इसीलिए ये आधा फ्रंट बाहर निकला नहीं। साहब, आपने इस युद्ध में आपने क्या कुछ अचीव किया है वो आपको अंदाजा भी नहीं है। और 10 साल की इस चाय वाले की जो तैयारी थी उसका अंदाजा अब आपको होगा कि इट इज नॉट ओनली कि हमारे हथियार थे, इट वॉज इंटेलिजेंस, इट वॉज सिस्टम। इवन की एक और चीज बताता हूं जो कोई भी बंदा कवर नहीं कर रहा। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में कभी ब्लैकआउट हो गया, कभी इंटरनेट बंद हो गया, कोई इंफॉर्मेशन आनी बंद हो गई थी। हमारे देश में ऐसा नहीं था, क्योंकि हमने इंटरनेट बंद नहीं किया, हमने कुछ जो सिस्टम थे उनको बंद किया। कोई वेबसाइट्स को बंद कर दिया, किसी के ट्विटर को बंद कर दिया। पाकिस्तान नहीं कर पाया, उनको पूरे कंट्री में सिस्टम को ऑफ करना पड़ता था। यानी कि हम प्रिसीजन जो स्ट्राइक करते हैं वो ऐसे करते हैं कि अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर चीज को बंद करना है हम वो भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक। इसकी कैपेबिलिटी भी हमारे पास है। रशिया ने ट्राई किया था, फेल हो गया था। चाइना ने किया, वो फेल हो गए। हमने वो पावर भी आपको दिखाई है। दीज आर स्मॉल स्मॉल सटल थिंग्स जो लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन युद्ध के टाइम पर ये बहुत बड़ी ताकत आपके साथ मिलती है। तभी आप ये युद्ध, सर पहले तो पहली बात है ये युद्ध था नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक थी। अगर इसको युद्ध का मायना भी दे दें तो पहले 20 मिनट में आपने रात को 1:28 में शुरू किया और अगले 20 मिनट में आपने युद्ध खत्म कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान को समझ नहीं आया कि उसके पिछवाड़े में बॉम्ब कहां से आया और कहां से निकल गया। तो ये जो चीजें हैं, लोगों को इस चीजों से गर्व होना चाहिए। दिस इज न्यू भारत, जिससे अब भारत के साथ साथ आपके अंदर बैठे हुए दुश्मन डरते हैं, आपके बाहर बैठे दुश्मन दिखते हैं। और जो बोल रहे थे कि बांग्लादेश आएगा, चाइना सपोर्ट करेगा, कोई नहीं आया, कुस्का तक नहीं। उन्हें मालूम था कि अगर आज पाकिस्तान की इतनी पिटाई हो रही है जो कि एटमी बम है, हमारा क्या होगा। नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये इस युद्ध में आपने सारा कुछ धराशायी कर दिया है। यू आर ऑन अ ग्लोबल स्टेज नाउ, यू आर अ पावर। सेकेंडली, खुशखबरी की बात है एक और, वी आर नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। जापान को हमने पीछे कर दिया है। एंड एज फार एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, आपने प्रूव कर दिया यू आर द 3rd लार्जेस्ट। चाइना 4th है।
बिल्कुल सुमित जी। और एक चीज और, क्लासिकल तरीके से ये कहा जाता है कि युद्ध नुकसान देके जाता है। कोई भी कन्फ्रंटेशन इकोनॉमी के लिए नुकसान करती है, मानवता के लिए चलिए वो तो चोचला है, लेकिन इकोनॉमी को नुकसान करती है, देश के डेवलपमेंट को रोकती है, ये बात सही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की ही एक बात आपके सामने रख रहा हूं, कई बार उन्होंने इस्तेमाल किया है, आपदा में अवसर। वाकई मास्टर हैं प्रधानमंत्री जी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ये संयोग बन जाता है तब वो मास्टर हैं, 10 साल की तैयारी है जिसकी हवा बाहर बैठे देश के दुश्मन तो छोड़ दीजिए, अंदर बैठे देश के दुश्मनों को भी हवा नहीं थी। तो अब भारत की सामरिक क्षमता जिसको कि विश्व ने होते हुए देख लिया, अमेरिका को लड़खड़ाते देख लिया, टर्की को उड़ते देख लिया, चाइना को सिमटते देख लिया, भारत विश्व के रक्षा बाजार में अब आपको लगता है कि एक मजबूत प्लेयर है। और ये एक नया बाजार प्रधानमंत्री ने खोल दिया, भारत ने खोल दिया। सर आज आपको समझ आएगा आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या था। और दूसरी स्टेटमेंट एक और मोदी जी ने दी थी, वोकल फॉर लोकल। हमारे लोग अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें आती हैं, वो देखो जी हमारा S-400, हमारा राफेल, नॉट एट ऑल। आपको वोकल फॉर लोकल बनना पड़ेगा। ये कमी है हमारे भारतीयों में। जितने नेशनलिस्ट लोग, मुझे मालूम है आपसे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं है और आपके सुनने वाले भी सब नेशनलिस्ट हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट एक ही बात बोलता हूं, मैंने भी आज वीडियो बनाया है इसी के ऊपर कि यू हैव टू बिकम वोकल फॉर लोकल। ये गुणगान जो है फॉरेन की चीज़ों का, इसका बंद कर दीजिए। भाई आपको बचाया आकाशा सिस्टम ने जो भारत में बना हुआ था, इसका गुणगान आपको करना पड़ेगा। सेकेंडली, मोदी जी ने कल ललकार अपनी जो सुना दी, उन्होंने नगाड़ा बजा दिया है कि मैंने अपनी कैपेबिलिटी हमारे सिस्टम की मैंने प्रूव कर दी। यू वॉन्ट टू बाई इट, कम। अभी तो साहब हमने हमने ब्रह्मोस को यूज़ किया, ना हमने अपनी नेवी को यूज़ किया, ना हमने अपने यूज़ किया ही कुछ नहीं है। हमने 20 मिनट में युद्ध खत्म कर दिया था। और दिखाने को तो बहुत कुछ दिखा सकते थे, हमने अभी कुछ भी किया नहीं है। उसका रीज़न है, ये स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं जो लोगों को भी समझनी पड़ेंगी। आप कभी भी युद्ध में अपने सारे हथियार नहीं दिखाते। पाकिस्तान को मजबूर किया, उसने अपनी सारी ताकत लगा दी। आपको हर चीज़ पता लग गई कि पाकिस्तान के पास क्या क्या है और कहाँ पे वो, कौन सी उसकी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेसेस हैं। आपने उसका एक और मज़े की बात देखी, आप जो मोदी जी पूरे दुनिया में जाके इतने रिलेशंस बना रहे थे, वहाँ पर ट्रेड डील्स की बात करते थे, वहाँ पर युद्ध की बात करते थे, वहाँ पर इन्होंने आर्म्स एंड एमुनिशंस के जॉइंट वेंचर की बात करते थे। हुआ क्या, आपको उन सारी कंट्रीज़ के जो हथियार हैं उसके हर चीज़ आपको पता लग गई। आपको जहाँ पे फ़ायदा था आपने ट्रेड डील किया, बाकियों से नहीं किया, लेकिन बात आपने सबसे करी। पाकिस्तान के पास 4-5 कंट्रीज़ हैं जिसके हथियार थे, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्योंकि आपके पास सारा कुछ पहले से था, आपने उसका तोड़ निकाल के रखा हुआ था। ये युद्ध आपने पहले ही जीत लिया था, क्योंकि 10 साल से तैयारी है इस युद्ध को जीतने की। और मोदी जी इस मौके की वेट कर रहे थे कि मौका मिले मैं पाकिस्तान को बर्बाद कर दूं। साथ साथ में एक चीज़ और सर, जाते जाते एक चीज़ और बोलूँगा आपको, हमने इसमें पाया क्या। कई हिंदू हैं हमारी वीडियोस में बोलते हैं कि हमने जी ये ऑपरेशन सिंदूर में पाया क्या। साहब आपने जो पाया है, आपने नींद उड़ा दी है पाकिस्तान की, क्योंकि आपने एक चीज़ बोली है उनको कि अगर मेरे पूरे भारत में एक भी गोली और चली उग्रवाद की तरफ से, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। ये हमने किसको बोला है, पाकिस्तान को और डोनाल्ड ट्रंप को। दूसरा, हमने डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया हम युद्ध विराम कर रहे हैं, ऑपरेशन बंद नहीं किया है। ये विराम हम दे रहे हैं क्योंकि तुमने फोन किया है, तुम्हारी इज्जत रखते हुए हम विराम दे रहे हैं। हमें मालूम है मिट्टी में मिले हैं, मैं इसको खत्म कर सकता हूं अभी ही, लेकिन तुम्हारी इज्जत रख ली। नाउ व्हाट डू यू गिव मी इन रिटर्न। अब डोनाल्ड ट्रंप रिटर्न में क्या देंगे ये आप देखेंगे थोड़े से दिनों में। यानी कि मोदी जी ने एक ऐसी डील कर ली है अमेरिका के साथ कि हमने उसको बांध दिया है। आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, कहीं से पकड़कर उसको बांध दिया है। नाउ दे विल स्पीक अवर लैंग्वेज। जो हमेशा देखते थे कि अमेरिका चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट करता है, वो भी आपने रिश्ता खत्म कर दिया है। आपने डोनाल्ड ट्रंप को अपने पाले में कर लिया, अमेरिका आपके पाले में आ गया है और पाकिस्तान को बोल दिया एक और मिट्टी में मिला दूंगा, तुम्हारे न्यूक्लियर एसेट्स को मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं, अगली बार तेरी बारी आएगी। तो आपने क्या अचीव किया, दुश्मन आपका रात को सो नहीं पा रहा है, आप आराम से सो रहे हैं, स्टॉक मार्केट आपकी राइज कर रही है, आपका जो ये मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है ये बढ़ने वाला है, पूरे दुनिया में आपकी टूटी बज रही है। और अभी भी हमारे यहाँ पर सेक्युलर हिंदू बोलता है हमने पाया क्या। मुझे लगता है आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, यहाँ पर आपकी जगह नहीं है।
बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज और है, ऐसा को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन एक बात सही है, जब ऑपरेशन सिंदूर भारत की अब परमानेंट नीति है, प्रधानमंत्री ने कहा, और ऑफिशियल स्टैंड है, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। अब ये बाहर के लिए भी है, अंदर के लिए भी है, यानी बाहर के मोर्चे का भी इलाज, अंदर के मोर्चे का भी इलाज। आपदा में अवसर, प्रधानमंत्री जी आपको प्रणाम, हमारी 10 साल की तैयारियों को प्रणाम। सर, सुमित जी, चाय वाले की तरफ से कॉफी विद सुमित जैन जी को प्रणाम। जी जी, एक खुशखबरी और दे दूं आपको जाते जाते। बिल्कुल बिल्कुल। हम हमेशा बोलते थे कि सर हमारे कंट्री में इतने इलीगल्स हैं, आप पकड़कर बाहर क्यों नहीं फेंक देते, समुद्र में क्यों फेंक दो सालों को, ये कभी भी हमारे नहीं हो सकते। अब खुशखबरी दो देता हूं आपको, एक बोला था दो देता हूं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया है, वो 140 करोड़ की बजाय 130 बोलते हैं। समझ गए आप कि 10 करोड़ रोहिंग्यास एंड बांग्लादेशी, ये भारतीय नहीं है जिसे कांग्रेस भारतीय बोलती है, ये बाहर जाएंगे। उन्होंने अब 130 करोड़ भारतीयों के लिए मैं बोलता हूं, ऐसे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, यानी कि अब काज इनके ऊपर गिरेगी। आपने युद्ध के टाइम पर देखा, जो पाकिस्तानी लीगली या इलीगली यहां पर रह रहे थे, आपने 48 घंटे का टाइम देकर उनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। कई तो 40 साल से यहां पर रह रहे थे। लेकिन हमारी जो मंशा थी कि इनको पकड़कर समुद्र में फेंक दो, वो अभी भी बीच में लटकी हुई थी, वो भी पूरी कर दी। कल दिल्ली से रोहिंग्यास को पकड़ा गया जो इलीगली यहां पे रह रहे थे, झंडा था उनका, किसका, इस्लाम का, और बोल रहे थे कि हम यहां पर गजवे हिंद करने आए हैं। उनको पकड़कर कल समुद्र में फेंक दिया है। वो म्यांमार का जो बॉर्डर था वहां जाकर उनको समुद्र में फेंका, लाइफ जैकेट डालकर कि वो रहा तेरा कंट्री, 800 मीटर दूर स्विम करके अपने घर वापस जाओ। तो आपकी जो मंशा थी कि इनको समंदर में फेंक दो, कल वो भी पूरी हो गई। अब आप समझ सकते हैं अगले आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। बिल्कुल सुमित जी, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इसके लिए हम आपको फिर पकड़ेंगे और फिर बात करेंगे। रफ्ता रफ्ता ब्रो हमारी हस्ती के सामा हो गए, पहले गुल, फिर गुलबदम, फिर गुलबदामा हो गए। सुमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा कॉफी विद सुमित जैन आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमें और सुमित जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।